आवाज अच्छी है। जी पढ़िए। मूल्यांकन अध्याय 10 मूल्यांकन व्यवहारवादी स्थिति समाजशास्त्र। व्यवहारवादी समाजशास्त्र का पृष्ठ संख्या 294। समाजशास्त्र में प्रधानतः मूल्यांकन समाज और व्यवस्था का ही होना पाया जाता है। समाज गति मूलतः नियम और न्याय के समान में होना देखा गया है। भैया आवाजें आ रही हैं, यदि म्यूट कर दें। थैंक यू भैया। समाज गति मूलतः नियम और न्याय के समान में होना देखा गया है। इसका संतुलन रूप व्यवस्था के रूप में अपने आप प्रमाणित होना देखा गया है, क्योंकि नियम और न्याय के तृप्ति बिंदु में ही समाधान का होना पाया जाता है। नियम और न्याय पूर्वक ही कर्तव्य और दायित्व होता है। यह व्यवस्था कार्य में और व्यवहार कार्य में वर्तमान होना आवश्यक देखा गया है। व्यवहार कार्यों को एक मूल्य मिनट अपन चरित्र। इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी जी भैया। तो पहली बात तो यहाँ पे ये कही जा रही है कि जो मूल्यांकन है वो प्रधानतः जो है समाज और व्यवस्था का ही होना पाया जाता है। जी। तो व्यक्ति के मूल्यांकन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, समाज समाज के मूल्यांकन की बात कर रहे हैं और व्यवस्था के मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। और जब अपन समाज कह रहे हैं तो उसका मतलब है जिसको अखंड समाज कह रहे हैं या व्यवहारवादी समाज कह रहे हैं, या जिसको परिवार परिवार संबंध के रूप में समाज कह रहे हैं। और जब व्यवस्था कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि जब परिवार आपस में मिलके 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं, जो मूल जी रूप से ग्राम से शुरू होती है ना, जिसकी शुरुआत जो है परिवारों की परस्परता में जो होता है वो तो अपन कहेंगे व्यवहार का हिस्सा है। जी लेकिन जब व्यवस्थात्मक रूप से काम होता है, जब 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम और उनकी समितियां और सभा जब बन जाती है और उस रूप में जब हम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं और 100 परिवार, बाबा जी ने पिछले अध्याय में कहा था 100-150, तो 100-150 परिवार जो है वो आपस में मिलके 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में भागीदारी करते हैं, तभी मूल्यांकन का प्रश्न उठता है ना। तो हम लोग देखेंगे इस अध्याय में, तो मूल्यांकन मूल रूप से शिक्षा संस्कार व्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था, न्याय सुरक्षा, विनिमय कोष और स्वास्थ्य संयम, इनका ही मूल्यांकन होता है। और जब संबंध मूल मूल्यांकन की बात करते हैं तो परिवार मानव के रूप में मूल्यांकन होता है, और उसके बाद जो है जिसको हम लोग परिवार परिवार के रूप में संबंध की बात कर रहे हैं, तब जाके वो समाज मानव के रूप में मूल्यांकन होता है। और यही समाज मानव मानसिकता जो है वो अखंड समाज तक सूत्रित होती है। तो एक बात इसमें ये बात बोली गई है। दूसरा ये कहा गया कि जो समाज गति है मूलतः नियम और न्याय के रूप में होना देखा गया, जिसको अपन अखंड समाज बनने की क्रिया है उसमें नियम और न्याय मूलतः है। नियम का मतलब है जो 3 नियम है, बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियम। तो इसमें समाज बनने की जो क्रिया है उसमें मूल रूप से सामाजिक नियम की बात आएगी, है ना, सामाजिक नियम और बौद्धिक नियम। और जो जब न्याय होगा तो न्याय का मतलब है संबंध मूल मूल्यांकन। तो नियम और न्याय के समान रूप में होना देखा गया, इसका संतुलन रूप व्यवस्था के रूप में अपने आप प्रमाणित होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे ये समाज गति होती है तो जो व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना जो है वो स्वयं स्फूर्त विधि से अपने आप हो जाता है। फिर लिख रहे हैं क्योंकि नियम और न्याय के तृप्ति बिंदु में ही समाधान का होना पाया जाता है। तो यहाँ जो समाधान की बात है जिसको अपन व्यवहार में कह रहे हैं कि जब हम व्यवहार में जीना, न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में जीने लगते हैं, तब उस समाधान की बात है। और फिर यह समाधान जो है परिवार
मानव से लेके विश्व परिवार मानव तक उसकी निरंतरता बनी रहती है, उसको सर्वतोमुखी समाधान बोलते हैं ना। तो उसमें नियम और न्याय जो है ये दो मूल बिंदु हैं, और नियम न्याय पूर्वक ही कर्तव्य और दायित्व का भी निर्धारण होता है। कर्तव्य और दायित्व का निर्धारण जो है नियम और न्याय पूर्वक ही होता है, ऐसा कह रहे हैं। यह व्यवस्था कार्य में और व्यवहार कार्य में वर्तमान होना आवश्यक है। तो चाहे वो व्यवस्था कार्य हो चाहे व्यवहार कार्य हो, दोनों में कर्तव्य और दायित्व तो रहता है और नियम और न्याय जो है उसमें शामिल रहता है। आगे बढ़िए भाई। जी भाई। फिर से पेज नंबर 294, दूसरा पैराग्राफ। व्यवहार कार्यों को मूल्य, चरित्र और नैतिकता का पूरक विधि से संपन्न होना देखा गया है। यही मानवीयता पूर्ण आचरण का वैभव है और प्रमाण है। व्यवहार में न्यायपूर्वक नियमों का, व्यवस्था में नियम पूर्वक न्याय का अनुबंधित रहना दिखाई पड़ता है। इसे हर मानव अनुभव करता ही है या करेगा ही। जैसे हर संबंधों में मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति यह न्याय का स्वरूप है। इसके समर्थन में अथवा इसके पूरकता में नियम के रूप में तन, मन, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा प्रमाणित होता है। इनके पूरकता में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार संपन्न होना देखा गया है। मूल्यांकन का यह आधार बिंदु है। दूसरा आधार बिंदु मानव अपने परिभाषा के अनुरूप स्व सहित व्यवस्था में जीने की कला को प्रमाणित करता है। यही समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में तृप्ति का स्रोत है। स्रोत और गति अनुस्यूत रूप में बना ही रहता है। यही व्यवस्था का वैभव होना पाया जाता है। तो इसमें जैसा अपन पहले भी अपन ने पिछले पैराग्राफ में देखा, इसमें कह रहे हैं व्यवहार कार्य को मूल्य, चरित्र, नैतिकता के रूप में, और यही मानवीयतापूर्ण आचरण का वैभव है। और उसमें भी वो कह रहे हैं कि जो व्यवहार है वो न्यायपूर्वक नियमों के रूप में होता है। न्यायपूर्वक नियमों और व्यवस्था में नियम पूर्वक न्याय का अनुबंधित रहना दिखाई पड़ता है। तो व्यवहार और व्यवस्था में ये मूल रूप से अंतर है जिसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इसे हर मानव अनुभव करता ही या करेगा ही। फिर कह रहे हैं कि हर संबंध में मूल, मूल्यांकन, उभय तृप्ति है न्याय का स्वरूप है, और इसमें जो पूरकता है ना, मूल, मूल्यांकन, उभय तृप्ति है ना, संबंध निर्वाह के रूप में जो पूरकता है, तो वो तन, मन, धन रूपी सदुपयोग, सुरक्षा के रूप में है, और स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में। तो इन दोनों को नियम के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि तन, मन, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग यही नीति के रूप में होता है, जिसको हम लोग 3 प्रकार की जो नीतियां कह रहे हैं, उन नीतियों से तन, मन, धन की सुरक्षा और नीति नियम के साथ संबद्ध रहता है। और जिसको अपन स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष कह रहे हैं, दयापूर्ण कार्य व्यवहार कह रहे हैं, ये सामाजिक नियम है। तो सामाजिक नियम इसको इसलिए कहा क्योंकि समाज बनने का प्रोसेस इससे कम में शुरू नहीं हो सकता है ना। यदि पर धन, पर नारी, पर पुरुष या द्वेषपूर्ण कार्य व्यवहार, तो समाज बनने की प्रक्रिया नहीं होगी। एक बार समाज बन गया, जिसको अपन कह रहे हैं कि परिवार मानव से समाज मानव में संक्रमण हो गया, तो उस संक्रमण होने में ये दोनों नियमों की आवश्यकता है, तन, मन, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा, और स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। क्योंकि इसी से परिवारों की परस्परता में विश्वास बनता है, नहीं तो विश्वास नहीं बनेगा, है ना। फिर कह रहे हैं ये तो हो गया जिसको अपन व्यवहार कार्य कह रहे हैं, और दूसरा जिसको व्यवस्था कार्य कह रहे हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मानव अपने परिभाषा के अनुसार त्वासहित व्यवस्था में जीने की कला को प्रमाणित करता है। तो सबसे पहले इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो परिवार में मिलता है। तो जो स्वायत्त मानव है वो परिवार में, जब परिवार सहज जो उत्पादन होता है उसमें भागीदारी करता है, उस रूप में त्वासहित व्यवस्था में जीने की कला को प्रमाणित करने की बात आती है। और इन दोनों के योगफल में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में तृप्ति का स्रोत और गति
गति का मतलब परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के रूप में जो गति है अनुसूचित रूप में बना रहता है, यही व्यवस्था वैभव का होना पाया जाता है। हाँ, आगे बढ़ते। तो भैया इस अध्याय में जितने भी मूल्यांकन की बात आएगी वो समाज और व्यवस्था के अर्थ में ही आएगी। हाँ, समाज और व्यवस्था, क्योंकि बाबा जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मानव अकेले में नहीं है। जी तो इसलिए जब मानव अकेले में नहीं है, मानव में अकेले में कोई आचरण नहीं है, मानव में अकेले में कोई सार्थकता नहीं है, ऐसा वो पहले प्रतिपादित कर चुके हैं। जी तो इसलिए मानव का अपना होना जो है ना, वो अखंड समाज के रूप में ही है। इसी को पहचानना जो है ना, वो सह अस्तित्व में अपनी पहचान के रूप में होता है। जैसे हम अपने को परिवार के अविभाज्यता में नहीं पहचानते हैं, तो व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं, जो अधूरी पहचान है ना। जी तो क्योंकि जो मानव का जो पहचान है ना, वो संबंधों के साथ ही होता है, संबंध निर्वाह के साथ होता है, व्यवस्था में भागीदारी के साथ ही मानव का पहचान होता है ना। तो यहाँ पर जिसको व्यक्ति बोल रहे हैं बाबा जी, वो स्वायत्त मानव है। जी स्वायत्त मानव, तो स्वायत्त मानव का मतलब है जिसका इसमें विश्वास है, संबंध में जीने की, व्यवहार निर्वाह करने में जिसकी निष्ठा है, संबंध में विश्वास है ना, और जो परिवार सहज व्यवस्था में भागीदारी करता है, और फिर वो परिवार जो है अग्रिम व्यवस्थाओं में भागीदारी करता है। तो दोनों प्रकार की भागीदारी हैं। एक तो परिवार परिवार के बीच में संबंध निर्वाह के रूप में है, जो मूल मूल्यांकन के रूप में है, जिसमें समाज रचना का काम होता है, जिससे परिवार जो है परिवार समूह और ग्राम समूह इस तरीके से विश्व परिवार तक आगे बढ़ते हैं। ये समाज रचना का काम है, जो अखंड समाज तक सूत्रित होता है। और जो दूसरा हिस्सा है जिसमें परिवार परस्परता में परिवार समूह और परिवार समूह आपस में ग्राम सभा के रूप में बनते हैं, और फिर ग्राम सभा जो है व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों को सुनिश्चित करती है, और व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों का जो क्रियान्वयन है वो समितियों के माध्यम से परिवारों के सह अस्तित्व में होता है ना। तो उस रूप में व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हमको पहचानने में आता है। इन दो अर्थ में ही मूल्यांकन का क्रिया होता है। अकेले आदमी का कोई मूल्यांकन नहीं होता है, क्योंकि अकेले आदमी में न्याय का मूल्यांकन हो नहीं सकता। न्याय का मूल्यांकन तो तभी होगा जब वो किसी के साथ उसकी संबंध की स्वीकृति हो और संबंध पूर्वक जीता हो। तो जब भी मूल्यांकन होगा तो वो न्याय का ही मूल्यांकन होगा, जिसमें संबंध मूल्यांकन सहित मूल्य चरित नैतिकता के रूप में ही उसका मूल्यांकन होगा, है ना। एक एक प्रश्न और है भैया, ये समाज और व्यवस्था जब कहते हैं तो अभी आपने कहा समाज, परिवार परिवार से समाज, और व्यवस्था मतलब 10 सोपानीय व्यवस्था के रूप में जो है जी। लेकिन एक अर्थ ये भी हो सकता है व्यवस्था मतलब चारों अवस्थाओं से सजी हुई व्यवस्था, ऐसा? नहीं नहीं, वो तो सार्वभौम व्यवस्था है। यहाँ जी पे अपन परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा जो किताब है ना, व्यवहारवादी समाज की किताब है। जी जी तो व्यवहारवादी समाज के रूप में जो व्यवस्था है, जो 10 सोपानी व्यवस्था, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, जब आगे मानव पढ़ो। मानव का चारों बाकी जो शेष तीनों अवस्थाओं के साथ सहअस्तित्व को देखेंगे, तब वो जी चारों अवस्थाओं की व्यवस्था की बात आएगी, है ना। उसको अपन जी सार्वभौम या समग्र व्यवस्था भी बोल सकते जी। हैं। तो पेज नंबर 295, दूसरा पैराग्राफ। नियम त्रय विधि से समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व को परिवार मानव, समाज मानव और व्यवस्था मानव के रूप में सार्थक बनाता है। वही जो जो स्वायत्त जी मानव है, जी तो स्वायत्त मानव की भूमिका सबसे पहले परिवार मानव के रूप में होती है। जी जी परिवार मानव का मतलब है जब उसका जो जिसको अपन कह रहे हैं उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, या जी उसकी जो वैयक्तिकता है, जी वो परिवार के साथ विलय हो गई, तभी वो जी परिवार मानव बनेगा। जी विलय हो गई है का क्या मतलब है?
तो जब वो संबंध निर्वाह के अर्थ में क्रियाकलाप करने लगा, तो जैसे ही हम संबंध निर्वाह के अर्थ में क्रियाकलाप करते हैं तो हमारी जो व्यक्तिगत जो पहचान होती है ना, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जिसको अपन व्यक्तिवाद भी बोलते हैं, जी। तो वो विलय हो जाती। जैसे कोई भी रिलेशनशिप होता है, जैसे माता पिता या पति पत्नी, जब पति पत्नी संबंध को पहचानते हैं तो उनकी दोनों की अपनी जो इंडिविजुअलिटी होती है वो मिल जाती, और मिलने के बाद वो दो एक इकाई बन जाते हैं ना। फिर तो इसीलिए वैसे दंपत्ति ही कहलाते जब उनकी संतान होती हैं। है जी। ना, तो वो माता पिता हो जाते हैं, और जी। माता पिता के साथ संतान के साथ संबंध निर्वाह करते हैं कर्तव्य दायित्व के अर्थ में। जी। और वो कर्तव्य दायित्व के अर्थ में संबंध निर्वाह अनिवार्य है, स्वैच्छिक नहीं है। मतलब किसी माता पिता के लिए ऐसा नहीं है मैं करूं या ना करूं, है ना, वो वाला बात नहीं। क्योंकि यदि वो होगा तो जीना ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि जब माता पिता पुत्र पुत्री सब एक हो गए संबंध निर्वाह के अर्थ में, जी। उसी स्थिति में इसको कह रहे हैं कि ये परिवार मानव। तो जो परिवारगत संबंध है जिसकी स्वीकृति हो गई, उन संबंध का निर्वाह होने लगा, और उनमें जो कर्तव्य दायित्व है उसके अर्थ में निर्वाह होने लगा, तब वो परिवार मानव हो गया। और जो परिवार सहज जो उत्पादन है उसमें वो भागीदारी करने लगे, है ना। जो भी परिवार स्वायत्त मानव है जब उसमें भागीदारी करने लगे, तो ऐसा मानव जब वो है उसी को परिवार मानव कह रहे हैं। और जैसा समाज मानव के बारे में बोला कि जब वो परिवार आपस में एक हो गए, जैसे परिवार समूह बनाया तो परिवार समूह जो है आपस में उनमें एकता स्थापित हो गई। क्योंकि एकता स्थापित नहीं होगी, वो सभा बना लेंगे तो आज की सभा जैसी स्थिति हो जाएगी। जैसा आज के पार्लियामेंट में रहता है कि लोगों में आपस में मैत्री नहीं रहती है, पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं तो वहां भी झगड़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मूल बात है कि पहले परिवारों की परस्परता में विश्वास स्थापित होगा, तभी ऐसे 10 परिवार मिलके अपने परिवार में से एक व्यक्ति को, प्रधान व्यक्ति को परिवार समूह सभा का सदस्य जो है मनोनीत करते हैं। नहीं तो परिवार के लोग जो हैं उस सभा का कहना ही नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि ठीक है आपने सभा में कर लिया होगा, हम इसको नहीं मानते, है ना। तो इसका मतलब है कि जो समाज बनने का प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ और हमने व्यवस्था में अग्रिम गति कर ली। जी। यहीं पे सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। जी ठीक है, भैया। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा जी भैया। है? हाँ। यह मानव परंपरा का वांछित फल है। इसे पाने के लिए ही सर्वसुलभ होने के लिए स्वराज्य व्यवस्था पांचों आयाम संपन्न विधि से 10 स्तरीय स्वरूप में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्पष्ट होना स्वाभाविक है। इसकी आवश्यकता हर मानव में देखने को मिलता है। इसे सफल और अक्षुण्ण बनाने की विधि से ही मूल्यांकन कार्य संपन्न होना स्वाभाविक है। ठीक, ये तो हो गया डिस्कस, आगे पढ़ते हैं। शिक्षा संस्कार का मूल्यांकन। शिक्षा संस्कार क्रम में स्वायत्त मानव लक्ष्य के अर्थ में जो जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, मूलक विवेक और विज्ञान विधि सहित मानवीयतापूर्ण आचरण के अर्थ में शिक्षा कार्य संपन्न हुआ रहता है, उससे विद्यार्थी अपना मूल्यांकन करेंगे। हर कक्षा में यहाँ पे स्वायत्त मानव को उन्होंने बोला है कि जो शिक्षा संस्कार क्रम में जो है ना, जो मूल लक्ष्य है वो स्वायत्त मानव को तैयार करना है। और स्वायत्त मानव को तैयार करने के लिए वो कह रहे हैं कि उनको जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, मूलक विवेक और विज्ञान सहित मानवीयतापूर्ण आचरण के अर्थ में शिक्षा कार्य संपन्न हुआ रहता है, उससे विद्यार्थी अपना मूल्यांकन करेंगे। आगे हर कक्षा में विद्यार्थी अपना मूल्यांकन स्वयं करने की परंपरा होगी। तो इस विद्यार्थी मूल्यांकन अपना विधि में मूल्यांकन स्वयं करेंगे, है ना। अच्छा, इस मूल्यांकन विधि में हर विद्यार्थी स्व निरीक्षण पूर्वक ही मूल्यांकन करना हो पाता है।
इसमें किताबों की संख्या गणना गौण हो जाता है। वस्तु के रूप में कहाँ तक जानना, मानना, पहचानना परिपूर्ण हो चुका है, इसके पहले परिपूर्णता की ओर जितने भी सीढ़ियां कक्षावार विधि से बनी रहती हैं, उसके अनुसार किस सीढ़ी तक जानना, मानना, पहचानना संभव हो चुका रहता है, निर्वाह करने में जिन जिन विधाओं में संबंधों में पारंगत हुए रहते हैं, इसका सत्यापन करना ही मूल्यांकन प्रणाली रहेगी। संस्कारों के ठीक है, ये जी तो स्पष्ट है ना। जी स्पष्ट है। मूल बात इसमें ये कहा कि अपना मूल्यांकन स्वयं करने की परंपरा रहेगी, और दूसरा ये कहा कि हर विद्यार्थी स्वनिरीक्षण पूर्वक मूल्यांकन करना है, हो पाता है। तो किताबों के आधार पे नहीं है कि इतनी किताब पढ़ ली, उतनी किताब पढ़ ली। वो कह रहे हैं कि वस्तु रूप में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, जानना, मानना, पहचानना परिपूर्ण हो गया है, यहाँ तक होता है ना, जानना, मानना, पहचानने तक, है ना। फिर कह रहे हैं कि इसके परिपूर्णता की ओर जितने भी सीढ़ियां कक्षावार विधि से बनती है, मान लो जो भी हमने बनाया 10-12 साल, उसके अनुसार किस सीढ़ी तक जानना, मानना, पहचानना संभव हो चुका है, निर्वाह करने के लिए जिन जिन विधाओं में संबंधों में पारंगत हुए रहते हैं, उसका सत्यापन करना ही मूल्यांकन प्रणाली रहेगी। तो ये जो जानना मानना है वो तो विद्यालय में हो जाएगा, जानना, मानना, पहचानना, लेकिन जो निर्वाह करना है वो तो परिवार में ही होगा ना। जी जी। तो जो जानने मानने के आधार पे यदि परिवार में निर्वाह करना हो गया है, उसी का विद्यार्थी सत्यापन करेगा, है ना। उसी को कह रहे हैं कि ये मूल्यांकन प्रणाली है। जैसे वो विद्यार्थी क्या बताएगा सत्यापन में, ऐसा ये बताएगा कि वो जी पा रहा है कि नहीं अपने परिवार संबंधों में और समाज संबंधों में, या उत्पादन में भागीदारी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मतलब उसमें वो पारंगत हो गया है, नहीं हो गया, असुविधा आ रही है कहीं, तो वो बताएगा कि असुविधा आ रही है। आगे बढ़ो भैया। जी। संस्कारों के संबंध में जाति, धर्म, कर्म, दीक्षा, विधा भी स्वनिरीक्षण पूर्वक ही विद्यार्थी अपने से मूल्यांकित करने की व्यवस्था बना रहेगा। ये समझ में जब आया, मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है, जी मानव कर्म, और जिसको अपन कायिक, वाचिक, मानसिक कृतकार्य अनुमोदित करें, और जो दीक्षा, दीक्षा का मतलब है जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीने का जो दृढ़ता है, संग प्रतिज्ञा है, वो दीक्षा के रूप में। इस रूप में स्वनिरीक्षण पूर्वक विद्यार्थी अपने में से मूल्यांकन करने की व्यवस्था रहेगी, ऐसा बोल। विधा किसको कहेंगे भाई? ये सब विधाएं हैं ना, जाति, धर्म, कर्म, दीक्षा, विधा। जी जी। अच्छा, इन्हीं को कामा विधा लगा कहें। है इसलिए आपके मन में जी प्रश्न। जी। जब सभी विद्यार्थी अपना अपना मूल्यांकन लेखिक अलेखिक विधियों से प्रस्तुत करते रहते हैं, यह परस्पर अवगाहन करने का एक संगीतमय स्थिति बन ही जाती है। इससे परस्पर प्रेरकता और पूरकता दोनों संभव हो जाता है। फलस्वरूप धारकता वाहकता में सुगमता निर्मित होना पाया जाता है। शिक्षा का संपूर्ण सार्थकता स्वायत्त मानव के रूप में प्रमाणित होना ही है। हाँ, मतलब यहाँ वो कह रहे हैं कि जो मूल उद्देश्य है वो स्वायत्त मानव के रूप में प्रमाणित होना है ना। और हम लोगों ने स्वायत्त मानव के बारे में पढ़ा था। स्वायत्त मानव का मतलब है जिसमें स्वयं में विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, है ना, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी, है ना, ऐसा होने में निष्ठा का बन जाना, यही स्वायत्त मानव है। परिवार मानव के रूप में संकल्पित होना और प्रमाणित होना ही है। हर शिक्षा तो जैसे शिक्षण ये स्वायत्त मानव हुआ, वो परिवार मानव के रूप में जीने में संकल्पित हो गया और प्रमाणित हो गया, यानी जी लिया। हर शिक्षा शिक्षण शाला, मंदिर, संस्थाएं अपने आप में एक परिवार होना स्वाभाविक है।
हम्म। परिवार के अंगभूत रूप में ही शिक्षा कार्य संपादित होना ही स्वाभाविक है। हम्म। इसलिए हर शिक्षण संस्था में परिवार मानव रूप में प्रमाणित होना सभी विद्यार्थियों के लिए सहज है। इस प्रकार स्वायत्त मानव और परिवार मानव का प्रमाण और उसका मूल्यांकन स्वाभाविक रूप में जीवंत होना पाया जाता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि शिक्षण संस्था भी परिवारी है, तो यदि वो परिवार मानव के रूप में वहां भी प्रमाणित हो सकता है ना, शिक्षा संस्थान में भी, जिन बच्चों के साथ अपने उन सब के साथ रहते हुए है ना। जी। अगला पैरा मानव का 290। संपूर्ण वर्चस्व, जी, पेज नंबर 297। मानव का संपूर्ण वर्चस्व स्वायत्त मानव और परिवार मानव के रूप में मूल्यांकित हो जाता है, जो मानवीयता पूर्ण आचरण का ही प्रमाण है। दूसरा समझे हुए को समझाने की विधि में, अर्थात जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन को विवेक, विज्ञान, व्यवहार सूत्रों सहित समझाने की विधि से समझा हुआ प्रमाणित होता है। इस प्रकार हर विद्यार्थी अपने में समझा हुआ को समझाकर प्रमाणित होने की व्यवस्था मानवीय शिक्षा संस्कारों में सुलभ सर्वसुलभ होता है। एक विद्यार्थी दूसरे को समझाने के उपरांत समझाया हुआ को स्वयं ही मूल्यांकित करेगा। फलस्वरूप सभी विद्यार्थियों में पारंगत विधि होना स्पष्ट हो पाता है। सही है। तीसरे में किया हुआ को कराने की विधि से भी हर विद्यार्थी प्रमाणित होना, उसका मूल्यांकन स्वयं करना मानवीय शिक्षा संस्थान में सहज रूप में रहता ही है। इसका मूलभूत स्वायत्त मानव परिवार मानव के रूप में कार्य व्यवहार करता हुआ शिक्षक, आचार्य, विद्वान ही शिक्षा सहज वस्तु प्रक्रिया प्रणाली पद्धति नीति का धारक वाहक होना पाया जाता है। इसकी अक्षुण्णता बना ही रहता है। इस प्रकार यहाँ पे शिक्षा, 3 बातें आ गई हैं, है ना। जी भैया। पहली बात आ गई है कि परिवार मानव के रूप में जीने में प्रमाणित होना। दूसरी बात आई है समझे हुए को समझाने के रूप में प्रमाणित होना। तो तीसरी बात आई है जो अभी पढ़ी है, कराने की विधि से हर विद्यार्थी प्रमाणित होता है, जिसका मूल्यांकन स्वयं मानवीय शिक्षा संस्थान के रूप में सहज रूप में होता है। ठीक बात। तो तीनों पक्ष आ गए, समझना समझाना, सीखना सिखाना और करना कराना। जी, तीनों बातें आ गई। इसके बाद का जो वाक्य है कि इसका मूलभूत स्वायत्त मानव परिवार मानव के रूप में कार्य व्यवहार करता हुआ शिक्षक, आचार्य, विद्वान ही शिक्षा सहज वस्तु प्रक्रिया प्रणाली पद्धति नीति का धारक वाहक होना पाया जाता है। इसकी अक्षुण्णता बना ही रहता है। इस प्रकार शिक्षा का धारक वाहक रूपी आचार्यों से शिक्षित होने के उपरांत हर विद्यार्थी अपना मूल्यांकन करने की स्थिति में उभय तृप्ति का होना देखा जाता है। यथा विद्यार्थी और आचार्यों के परस्परता में यह स्पष्ट हो जाता है। इस हाँ, मूल्यांकन मतलब प्रणाली, जैसे जो जो आचार्य समझा पाते हैं, विद्यार्थी समझ पाता है, इन दोनों में उभय तृप्ति होती है ना, इस तरीके से। जी भैया। इस मूल्यांकन प्रणाली में दायित्व और कर्तव्य बोध सुदूर आगत तक स्वीकृत होना स्वाभाविक होता है। तो यही, दायित्व बोध का मतलब होता है समझने वाला हिस्सा, और कर्तव्य जी बोध का मतलब व्यवस्था में भागीदारी करने वाला हिस्सा। जी, इसी को अपन व्यवस्थाकार और व्यवहार कार्य बोल रहे हैं। जी, और सुदूर आगत मतलब आने वाले समय के लिए, मतलब लंबी हाँ हाँ परंपरा के लिए। हाँ जी, हाँ जी। यही संस्कार का मौलिक स्वरूप है। इसी सार्वभौम आधार पर हर शिक्षित व्यक्ति मौलिक अधिकारों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करने में सफल हो जाता है। अब न्याय सुरक्षा का मूल्यांकन, अभी शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन चल रहा है।
मूल्यों का मूल्यांकन क्रम में न्याय सुरक्षा स्वाभाविक रूप में सार्थक होना पाया जाता है। संबंधों का पहचान के साथ ही मूल्यों का निर्वाह करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह जागृत मानव का सार्वभौम प्रमाण है। मूल्यों का निर्वाह क्रम में अर्पण, समर्पण, पोषण, संरक्षण सहज रूप में ही प्रमाणित हो पाता है। जागृत का ही जागृतिशील इकाई को पहचानना, निर्वाह करना एक दायित्व है। इसी दायित्व के आधार पर जिनके साथ संबंधों का निर्वाह होता है। ऊपर कहे 4 सूत्रों में से कोई न कोई सूत्र सह अस्तित्व सहज वर्तमान रहता ही है। 4 सूत्र मतलब अर्पण, समर्पण, पोषण, संरक्षण, ऐसा ही कह रहे हैं भैया। इसलिए परस्पर सुरक्षा समीचीन रहता है और प्रमाणित रहता है। सुरक्षा का तात्पर्य यही हुआ, अर्पण, समर्पण, पोषण, संरक्षण। यह चारों सूत्र विधि से प्रमाण, समाधान, समृद्धि संपन्न परिवार मानव से ही प्रावधानित होना पाया जाता है। अर्पण, समर्पण तब तक भावी रहता है जब तक संतान अपने स्वायत्तता और परिवार मानव प्रतिष्ठा को प्रमाणित नहीं करता है। अर्पण समर्पण का दूसरा स्थिति कोई दूसरा रोगी हो जाए, उसके साथ अर्पण समर्पण होने का सूत्र क्रियाशील होना पाया जाता है। यहाँ रोगी हो जाए ये स्पष्ट नहीं होना। अर्पण समर्पण का दूसरा स्थिति कोई दूसरा रोगी हो जाए, इसके साथ अर्पण समर्पण होने का सूत्र क्रियाशील होना पाया जाता है। तीसरा स्थिति यही है, किसी देश में प्राकृतिक प्रकोप जैसे चक्रवात, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, उल्कापात, शिलापात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि से पीड़ित लोगों के साथ अर्पण समर्पण का सूत्र क्रियाशील होना पाया जाता है। ऐसे अर्पण समर्पण से किसी का पोषण और संरक्षण प्रमाणित होता है। यही सुरक्षा का तात्पर्य है। इस प्रकार पोषण शरीर पक्ष को, संरक्षण मानसिकता विचार पक्ष को विश्वस्त कर देता है। यही परस्परता में समाधान, समृद्धि संपन्न मानव परंपरा में होने वाली सुरक्षा कार्यविधि अपने आप स्पष्ट है। यही परस्परता में समाधान, समृद्धि संपन्न मानव परंपरा में होने वाली सुरक्षा कार्यविधि अपने आप स्पष्ट है। अगला पैराग्राफ, पृष्ठ संख्या 299 299। हर परिवार मानव संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन पूर्वक उभय तृप्ति पाने के कार्यक्रम में निष्णात रहता ही है। ऊपर कहे परिस्थितियां स्वाभाविक रूप में मानव संबंधों के साथ वर्तमानित होने वाले संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का ही महिमा है। ऐसे कार्यकलापों का मूल्यांकन उभय पक्ष करता है। शैशवकालीन स्थितियों के अलावा अन्य सभी स्थितियों में परस्पर मूल्यांकन संपन्न होना सहज है। जैसे प्राकृतिक प्रकोप के लिए अर्पण समर्पण किया गया पूरकता कार्यविधि का मूल्यांकन उभय पक्ष करना स्वाभाविक है और इसमें उभय तृप्ति का होना भी स्वाभाविक है। इसी प्रकार रोगी और संतानों के साथ किया गया अर्पण समर्पण से उनका सुरक्षा स्वाभाविक रूप में संपन्न हो पाता है, जिससे उभय तृप्ति होना देखा गया है। यही न्याय है। संतान जब कौमार्य और युवावस्था में होते हैं, अभिभावकों, ये स्पष्ट हो गया ना? जी भैया, पूरा स्पष्ट हो गया। अर्पण समर्पण, जी भैया। अर्पण का मतलब होता है कि हम जब कोई वस्तु देते हैं या सेवा करते हैं, उसके बदले में अपेक्षा नहीं करते, अपेक्षा करते हैं मतलब, तो तब वो अर्पण होता है। समर्पण का मतलब है कि हम सिर्फ अपेक्षा विहीन करते हैं, जी, हमको बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको सेवा करना है या वस्तु के रूप में सहयोग करना है। जी भैया।
वो रोगी के साथ भी होता है और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी होता है, जो लोग आपदा पीड़ित हो जाते हैं उनके साथ। और संतान के साथ भी होता है, मानव संतान के साथ। जी। संतान जब कौमारी और युवावस्था में होते हैं, अभिभावकों से निर्वहन किया गया क्रियाकलाप अर्पण समर्पण का मूल्यांकन स्वाभाविक रूप में जीवन जागृति पूर्वक होता ही है। जब शैशव काल में होते हैं तब नहीं होता है ये, लेकिन जी। जैसे ही वो कौमार और युवावस्था में आते हैं तब ये हो जाता है। जी। तो संख्या 300 मानवीय शिक्षा पूर्वक जीवन जागृति समीचीन रहता ही है। इसी प्रकार सभी संबंधों में किया गया पहचान, मूल्यों का निर्वहन और उभय तृप्ति जागृत परंपरा में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में उभय तृप्ति नित्य प्रभावी रहता ही है। जागृत परंपरा में केवल किशोरावस्था तक मानव संतान जागृतिशील रहना देखा गया है। युवा और प्रौढ़ अवस्था में हर मानव परिवार मानव के रूप में वैभवित रहता ही है। मतलब जब वो परिवार मानव स्कूल से आ गया है, जी 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 युवा और प्रौढ़ावस्था का मतलब है जब उसका शिक्षा पूरा हो गया जी तब वो परिवार मानव के रूप में वैभवित रहेगा। जी भाई। परिवार परिवार मानव। मतलब उससे उम्मीद की जाती है कि वो जागृत हो चुका है, ऐसा जागृतिशील है जब तक स्कूल में है, किशोरावस्था में। युवा और हाँ प्रौढ़ावस्था में जागृत माना जाए ना यहाँ पे, मतलब हाँ। परिवार मानव का स्वरूप, कार्य और परिभाषा सदा सदा ही न्याय और नियम संबंध विधि से ही संपन्न हुआ करता है। इसी के तो प्रमाण परिवार में मानव का स्वरूप और परिवार जी मानव का कार्य और उसका परिभाषा न्याय और नियम संबद्ध विधि से ही संपन्न होता है। इसी के प्रमाण में हर परिवार मानव समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व का धारक वाहक होना जागृति सहज तथ्य है। जागृति मानव का वर होने के कारण जागृति पूर्वक ही हर मानव मानवत्व सहित व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना समग्र व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करता हुआ देखने को मिलता है। यही न्याय का आद्यांत स्वरूप है। शिशु काल में केवल मूल्यांकन व्यक्त नहीं हो पाता है, तृप्ति अपने आप प्रमाणित होती है। यह पोषण संरक्षण का फलन होना पाया जाता है। मूल्यांकन पूर्वक तृप्त रहने के लिए उभय जागृत रहना आवश्यक रहता ही है। जागृत परंपरा में हर संतान जागृतिशील होता ही है। जागृति के अनंतर मूल्यांकन भावी हो जाता है। मूल्यांकन में उभय तृप्ति ही संतुलन बिंदु है। यही न्याय का प्रकाशन है। ऐसा मूल्यांकन हर न्याय सुरक्षा सीमित समिति में संपन्न होना स्वाभाविक है। अगला पृष्ठ 301। न्याय सुरक्षा समिति किसी भी स्थिति में मूल्यांकन करने में समर्थ रहता है। हर स्थितियों में संबंध मूल्य मूल्यांकन ही प्रमुख बिंदु बना रहता है। जागृत मानव संबंधों की अवधारणा से परिपूर्ण रहता ही है। मूल्यों का अनुभव हर जागृत मानव में वर्तमान रहता ही है। इसी आधार पर मूल्यांकन सुलभ हो जाता है। फलस्वरूप समीचीन उभय पक्ष में तृप्ति का होना देखा जाता है। अगला पैराग्राफ। न्याय सुरक्षा का स्वरूप, कार्य और फलन परस्पर तृप्ति ही है। यह तृप्ति परस्परता में विश्वास के रूप में ही पहचाना जाता है। विश्वास अपने में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित हो जाता है। इस विधि से न्याय सुरक्षा जागृत परंपरा सहज लोक मानस का स्वरूप होना पाया जाता है। अतएव न्याय सुरक्षा पूरे गांव का, नगरवासी, धरती में निवासियों का, जागृत मानसिकता का ही गति और स्थिति है। गति में संबंध, मूल्य, अर्पण, समर्पण, मूल्यांकन
और उभय तृप्ति ही है। उभय तृप्ति निरंतर सह अस्तित्व का प्रमाण है। सह अस्तित्व के रूप में ही न्याय अपने में नित्य ध्रुव है। दूसरे ओर तृप्ति ही नित्य ध्रुव है। इसी बीच में संपूर्ण क्रियाकलाप जागृत मानव परंपरा में मूल्यांकित हो जाता है। इस विधि से न्याय सुरक्षा मानव परंपरा में सहज व्यावहारिक अनिवार्यतम प्रक्रिया प्रणाली के रूप में स्पष्ट है। तीसरा बिंदु है उत्पादन इसमें कार्य का कोई मुद्दा मूल्यांकन। नहीं है ना चर्चा का? नहीं भैया, ये तो स्पष्ट ही लग रहा है, बाकी सभी लोग बताएं। और किसी को? ठीक है, अगला बिंदु पर उत्पादन कार्य का मूल्यांकन। पहले इन तथ्यों को स्पष्ट किया जा चुका है कि हर स्तरीय परिवार में आवश्यकता से अधिक उत्पादन एक अनिवार्य स्थिति है, सहज स्थिति है, आवश्यकीय स्थिति है। पृष्ठ संख्या 302 दूसरी लाइन। क्योंकि आवश्यकता से अधिक उत्पादन विधि से ही शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति संपन्न हो पाता है और इसके मूल में जीवन जागृति पूर्वक ही समाज गति सार्थक होता है। सार्थकता का स्वरूप सहअस्तित्व और तृप्ति है। सहअस्तित्व में सदा सदा उभय तृप्ति होना देखा गया है। यह भी विश्लेषण पूर्वक स्पष्ट किया जा चुका है। इस आधार पर शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति में तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा विधि से ही संभावित होना देखा गया। उत्पादित वस्तु ही धन है। मन का तात्पर्य जीवन शक्तियों से व निपुणता, कुशलता, पांडित्यपूर्ण मानसिकता से है। मन और तन समेत ही मानव हर कार्य व्यवहार करता है। जागृति पूर्वक किए जाने वाले हर कार्य का फलन उत्पादित वस्तुओं के रूप में प्रधान रूप में मिलता है। यही वस्तुएं धन के रूप में गण्य होना पाया जाता है। इस प्रकार तन मन धन के संयुक्त रूप में ही उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनों को पहचाना जाता है। उपयोगिता के आधार पर उत्पादित वस्तुओं का मूल्यांकन होता है। सदुपयोगिता विधि से ही सह अस्तित्व में उभय तृप्ति रूपी प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि जागृति सहज संपूर्ण तृप्ति बिंदुएं संतुलन सहज हैं, न कि सापेक्ष। संतुलन का सहज रूप व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी ही है। इसके मूल में परस्पर पहचान और निर्वाह स्वाभाविक प्रक्रिया है। पृष्ठ संख्या 303 पहली लाइन। यह अस्तित्व सहज सह अस्तित्व की ही महिमा है। यही परस्परता पहचान और निर्वाह का सूत्र है। इसकी व्याख्या हर अवस्था में हर इकाई करती ही रहती है। इसका नित्य प्रमाण सत्ता में संपृक्त प्रकृति सहज पहचान निर्वाह, परमाणु अंशों के परस्परता में पहचान निर्वाह, परस्पर परमाणुओं में पहचान निर्वाह, परस्पर अणुओं में पहचान निर्वाह, पहचान और निर्वाह, परस्पर रचनाओं में पहचान निर्वाह, प्राणावस्था में बीजानुषंगीय विधि से पहचान निर्वाह, जीव संसार में वंशानुषंगीय पहचान निर्वाह करना स्पष्ट है। ज्ञानावस्था में मानव संस्कारानुषंगीय यानी जानने मानने के आधार पर सहअस्तित्व रूप में परिवार व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी रूप में पहचान निर्वाह द्रष्टव्य है। यह जागृति सहज रूप में स्पष्ट है। इसी क्रम में मानव संस्कारानुषंगीय व्यवस्था बहुमुखी अभिव्यक्ति और संप्रेषणशील होने के आधार पर प्रधानतः पांचों आयामों में मानव से मानव के लिए मूल्यांकन एक आवश्यकता के रूप में समीचीन रहता है। इसी क्रम में एक आयाम उत्पादन कार्य है। हर उत्पादन मानव में निहित मानव सहज निपुणता, कुशलता, पांडित्य सहित सहज मानसिकता पूर्वक शरीर के द्वारा प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन करने के फलस्वरूप
वस्तुओं में उपयोगिता और कला मूल्य स्थापित होता है। यही उत्पादन का अथ इति है। ऐसे उत्पादित वस्तुओं का विनिमय इसलिए आवश्यक हुई कि हर परिवार में निश्चित कुछ वस्तुओं का उत्पादन करना समुचीन, संभव और क्रियान्वित रहता है, जबकि हर परिवार को जो उत्पादन सहज संपन्न रहते हैं, उन वस्तुओं से भिन्न अन्य वस्तुओं की आवश्यकता बनी रहती है। इसलिए विनिमय प्रणाली है। इसीलिए विनिमय प्रणाली इसीलिए विनिमय प्रणाली। है। हर वस्तु उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकित होता है। सभी उपयोगिताएं महत्वाकांक्षा, सामान्य आकांक्षा के रूप में परिगणित होती हैं। इन सभी मूल्यांकन की सफलता समृद्धि के अर्थ में होना ही लक्ष्य है। इन सभी मूल्यांकन की सफलता समृद्धि के अर्थ में होना ही लक्ष्य है। यह हर परिवार मानव का स्वीकृत लक्ष्य है। समाधान पूर्वक ही समृद्धि का प्रमाण होना पाया जाता है। समाधान सदा सदा तन, मन, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, इसके फलन में सुरक्षा ही है। इस प्रकार सदुपयोग सुरक्षा के बिंदुओं के आधार पर ही तृप्ति बिंदु और उभय तृप्ति नित्य प्रमाण होना पाया जाता है। इसी आधार पर हर स्तरीय परिवारों में उत्पादन और समृद्धि का मूल्यांकन होना सहज है। सदुपयोग धर्म सूत्र से सुरक्षा, राज्य सूत्र से संबंध रहता है। सदुपयोग धर्म सूत्र से सुरक्षा और राज्य सूत्र से संबंध रहता है। नहीं, ऐसा नहीं। कैसे पढ़ेंगे? सदुपयोग धर्म सूत्र से जी, और सुरक्षा राज्य सूत्र से। अच्छा ऐसे पढ़ेंगे। सदुपयोग धर्म सूत्र से, सुरक्षा राज्य सूत्र से संबद्ध रहता है या संबंध रहता है। बीच में और लगा सकते हैं पर, है ना? जी जी जी। ये कॉमा का कहीं कहीं वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो अर्थ नहीं। हाँ। अगला पैराग्राफ, उत्पादन कार्य समिति का मूल्यांकन भी उक्त आधारों पर सफलता मूल्यांकित हो पाता है। उत्पादन कार्य समिति में भागीदारी करते हुए सदस्यों का मूल्यांकन समीचीन समय में परिवार और ग्राम में किए जाने वाले उत्पादन के प्रति जागृति ही है। यही पूरे ग्राम परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन को प्रमाणित करता है। यही मूल्यांकन छोटे से छोटे परिवार केवल परिवार सभा के नाम से इंगित कराया गया है, जिसमें कम से कम 10 व्यक्तियों का भागीदारी को स्पष्ट किया गया है। 305 ऐसे छोटे परिवार में ही उत्पादन आवश्यकता के आधार पर उपलब्धि के रूप में प्रमाणित होना ही उत्पादन कार्य समितियों के सफलता का मूल्यांकन है। यह परिवार सभा से विश्व परिवार सभा पर्यंत हर स्तरीय परिवार सभाओं में उत्पादन कार्य एक निश्चित आयाम, उसके लिए सटीक व्यवस्था वांछनीय रहता ही है। इसी क्रम में विश्व परिवार सभा में भी आवश्यकता से अधिक उत्पादन का प्रमाण होना, जिसमें सभी प्रधान राज्य सभा का भागीदारी निर्वाचन पूर्वक संपन्न हुआ रहता है। वह अपने में अर्थात संपूर्ण प्रधान राज्य सभा में और विश्व राज्य सभा में आवश्यकता से अधिक उत्पादन का प्रमाण उत्पादित वस्तुओं का राशि, समूह या ढेर के रूप में होना विश्व समृद्धि का द्योतक होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार प्रधान राज्य परिवार सभा, मुख्य राज्य परिवार सभा, मंडल समूह परिवार सभा, मंडल परिवार सभा, क्षेत्र परिवार सभा, ग्राम समूह परिवार सभा, ग्राम परिवार सभा, परिवार समूह सभा और परिवार सभा, इनमें सभी स्तरों में समृद्धि का अनुभव होना ही, अर्थात सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का समृद्ध रहना ही उत्पादन कार्य और उत्पादन कार्य समितियों के सफलता का प्रमाण है। इसका मूल्यांकन समितियों में भागीदारी करने वाले मिलकर करेंगे और इसका मूल्यांकन समितियों में भागीदारी करने वाले मिलकर करेंगे और समितियों के हर व्यक्ति अपने अपने विधि से मूल्यांकन करेंगे और सभा में भागीदारी करता हुआ सभी सदस्यों के ग्राम परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक हर सभा का मूल्यांकन करेंगे।
इसमें भी उभय तृप्ति बनी ही रहती है। इस प्रकार उत्पादनकारी और समितियों के मूल्यांकन में उभय तृप्ति का स्वरूप सह अस्तित्व सहज विधि से प्रमाणित होता है। अब विनिमय कोष का मूल्यांकन, पृष्ठ संख्या 306। विनिमय कोष अपने परिभाषा के स्वरूप में विनिमय कार्य संपन्न करता हुआ और विनिमय के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को, विशेषतः सामान्य आकांक्षा संबंधी सभी वस्तुओं को श्रम मूल्य के आधार पर आदान प्रदान करता हुआ एक क्रियाकलाप है। इसमें हर स्तरीय कोषों में उन स्तरीय आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएं उपलब्ध रहता ही है। उन स्तरों में यह समितियां लाभ हानि मुक्त विधि से विनिमय करता है। इसका उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील रूप प्रदान करना हर परिवार का ही कार्यकलाप होना देखा गया है। इस मुद्दे पर अर्थात उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता सहज क्रियाकलापों को पहले स्पष्ट किया जा चुका है। विनिमय कोष लाभ हानि मुक्त श्रम मूल्यों का मूल्यांकन से विनिमय कार्य को संपादित करता है। इसलिए विनिमय कोष के स्वत्व में कोई संग्रह, किसी भी प्रकार का संग्रह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अस्तित्व में संग्रह का साक्ष्य नहीं है। अस्तित्व में पूरकता का गवाही है, गौ सहित व्यवस्था का गवाही है। अस्तित्व में जीवन जागृति साक्ष्य है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर विनिमय कोष में लाभ की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज के सूत्र में से के लिए और इसे नित्य सफलीभूत बनाने का प्रणाली पद्धति नीति में से के लिए मानव सहज विज्ञान और विवेक सम्मत विचारों के रूप में कार्यरत रहना देखा गया है। पृष्ठ संख्या 307, 5वीं लाइन। इसी क्रम में जीवन जागृति पूर्वक यह अभीष्ट समाधान समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व के रूप में प्रमाणित हो जाता है। यह अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का ही महिमा है। अन्य किसी विधि में मानव सहज अभिप्सा रूपी समाधान समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व सर्वसुलभ होता ही नहीं। अन्य किसी भी विधि में मानव सहज अभिप्सा रूपी समाधान समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व सर्वसुलभ होता ही नहीं। अखंड समाज विधि से अर्थात मानव जाति, धर्म, दीक्षा, स्वायत्तता में समानता के आधार पर ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्रित होना देखा गया है। इसलिए सार्वभौम अपेक्षा, सर्व मानव से अपेक्षित अपेक्षा सबको मिलना ही स्वाभाविक है। इसलिए हर स्वाभाविक रूप में मानव सहज दिशा को जागृति के रूप में, जीवन सहज आवश्यकताओं को सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में, मानव सहज लक्ष्य को, आवश्यकताओं को समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में पाने की संपूर्ण विधि स्वयं अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था ही होना पाया जाता है। अतएव विनिमय कोष में आवर्तनशील विधि प्रमाणित होने के आधार पर विधि, नीति और प्रक्रिया में सामरस्यता हो जाता है। हर परिवार समृद्धि का अनुभव करता है। इसलिए आवर्तनशीलता में समान गति प्रदान करने के लिए समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व उद्देश्य होना देखा गया है। पृष्ठ संख्या 308, दूसरी लाइन। इसमें हर परिवार में इन विनिमय कोष में भागीदारी करने का प्रसन्नता और उत्साह बना ही रहता है। यह सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का एक आयाम होना सबको विदित रहता है। इसमें निष्ठा होना हर परिवार के लिए सहज है। हर ग्राम, मोहल्ला, सभा में गतिशील सभी समितियों में मानवीयता पूर्ण परिवार में से स्वयं स्फूर्त सेवाएं अर्पित होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर परिवार मानव समृद्धि का अनुभव करता ही है। इस प्रकार विनिमय कोष समिति में भागीदारी निर्वाह करने वाले या अन्य समिति में भागीदारी निर्वाह करने वाले परिवार मानव को प्रतिफल की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसी के साथ साथ यह भी बोध, अवधारणा और अनुभव सहज रहता है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह करना ही जागृत मानव सहज जागृति विधि से निष्ठा सतत प्रभावशील रहता है। अतएव सार्वभौमता क्रम में भागीदारी नित्य उत्सव होना पाया जाता है।
हर जागृत मानव में नित्य उत्सव सहज रूप में प्रमाणित होता ही है। यह तथ्य पहले स्पष्ट हो चुका है कि स्वायत्त मानव शिक्षा संस्कार पूर्वक विधिवत दीक्षित होना, सर्वसुलभ होना, वह जागृत मानव परंपरा का देन के रूप में विदित हो चुकी है। यही प्रधान रूप में शिक्षा संस्कार पूर्वक सार्वभौमता को प्रमाणित करता है, यही स्वायत्तता को प्रमाणित करता है। इसी के साथ साथ यह भी सर्वेक्षित तथ्य है कि हर मानव संतान में स्वायत्तता की आवश्यकता शैशव अवस्था से ही प्रकाशित रहता है, क्योंकि हर मानव संतान न्याय का अपेक्षा रखता ही है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता ही है और सत्यवक्ता होने में निष्ठा प्रदर्शित करता ही है। यही बुनियादी अभिप्सा का द्योतक है। बुनियादी अभिप्सा की तुष्टि बिंदु जागृति प्रामाणिकता के रूप में सहअस्तित्व रूपी परम सत्य बोध सहित प्रमाणित होना देखा गया है। सार्वभौमता यानी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी से ही सही कार्य व्यवहार करने का प्रमाण होना देखा गया है। पृष्ठ संख्या 309 के मध्य में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सुलभता के रूप में न्याय सुलभता के वैभव को देखा गया है। इस प्रकार शैशव अवस्था से ही जीवन सहज अभिप्सा प्रकाशित होता ही है। इसके लिए आवश्यकीय स्रोत, प्रक्रिया, प्रणाली और नीति मानव परंपरा में सुलभ होने के आधार पर ही हर मानव संतान का अभिप्सा सफलीभूत होना सहज और समीचीन है। इस प्रकार स्वायत्त मानव, परिवार मानव अपने परिभाषा में ही सार्वभौमता में भागीदारी का स्वरूप ही है। अतएव ऐसी भागीदारी दायित्व और कर्तव्य में परिणित होने के कारण हर व्यक्ति भागीदार होने का अर्हता को बनाए रखता है। ऐसी भागीदारी का स्वयं स्फूर्त होना ही जागृति की महिमा है। इस प्रकार विनिमय कोश कार्य में भागीदारी के फलस्वरूप समाधान और उसकी निरंतरता का प्रमाण होना स्वाभाविक है। वही व्यवस्था में भागीदारी होने का अथवा समग्र व्यवस्था में भागीदारी होने का फल है अथवा वैभव है। इस विधि से भी विनिमय कोश आवर्तनशील विधि के साथ अपने को सफल बनाना सहज सिद्ध होता है। पृष्ठ संख्या 310 पैराग्राफ। विनिमय कोश में गांव के हर परिवार सदस्य होने के कारण गांव यानी ग्राम का प्रत्येक परिवार पांचों समितियों के प्रति मूल्यांकित करने में स्वतंत्र रहेंगे ही, क्योंकि परिवार मूलक स्वराज्य गति में प्रत्येक परिवार वर्तमान में विश्वस्त, भविष्य के प्रति आश्वस्त रहना आवश्यक है। इसका स्रोत व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रभाव ही है। ऐसी प्रभावोत्पादी अर्हता को प्रमाणित करने में से के लिए मानव स्वतंत्र है। व्यवस्था में जीना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना एक आवश्यकीय कार्यकलाप रहते हुए व्यवस्था में जीने से सभी लोग संतुष्ट रहते हैं। इनमें से कुछ लोग परिवार प्रेरणा के आधार पर ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस विधि से संपूर्ण परिवार ही कृत कारित अनुमोदित विधि से समग्र व्यवस्था में भागीदार होना प्रमाणित होता है। बढ़िया है, आगे भी पढ़ सकते। जी भैया। पांचवा बिंदु है स्वास्थ्य संयम का मूल्यांकन। पहले इस मुद्दे पर स्वास्थ्य और संयम के संबंध में विश्लेषण को प्रस्तुत किया जा चुका है। शरीर स्वस्थता ही स्वास्थ्य का प्रमाण है। शरीर स्वस्थता का तात्पर्य जीवन अपने जागृति को शरीर के द्वारा प्रमाणित कर सके, यही स्वस्थ शरीर का मापदंड है, जिसकी आवश्यकता एक स्वाभाविक अपेक्षा है। संयमता यही है अनुभव मूलक विधि से संपूर्ण कार्य व्यवहार का मानव परंपरा में प्रमाणित करना ही है। संयमता की महिमा व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होने और समग्र व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करना ही है। यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में वैभवित होने का सूत्र है। इसी का व्याख्या सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज है। पृष्ठ संख्या 311 दूसरा पैराग्राफ। स्वास्थ्य अर्थात शरीर स्वस्थता को बनाए रखने के लिए आहार विहारों में संतुलन आवश्यक रहता ही है। सप्त धातु संतुलन धर्मी
अथवा सप्त धातु संतुलन कार्यकारी वस्तुओं को पहचानना, निर्वाह करना, उसके पहले जानना मानना अति आवश्यक रहता ही है। जीवंत शरीर में शरीर जिसको हवा, पानी, अन्न, औषधि के रूप में ग्रहण करता है, उसे पाचन पूर्वक अर्थात योग, संयोग, संयोजन और शरीर कार्य विधि से रसों और धातुओं में विभाजित कर शरीर सहज आवश्यकता के अनुसार परिवर्तीकरण अर्थात रस मूलक विधि से धातुओं में परिवर्तीकरण संपन्न होता है। यही शरीर में होने वाला क्रियाकलाप है, जिसके आधार पर ही शरीर संतुलन बना रहना स्वाभाविक क्रिया है। इसमें वंशानुषंगीय रचना की परिपूर्णता प्रधान रूप में आवश्यक रहता ही है। यह सह अस्तित्व में निहित विधि क्रम में वंशानुषंगीयता स्थापित रहता ही है। यही प्राण और रचना सूत्रों के रूप में होना देखा गया है। इस विधि से हमें स्पष्टतया समझ में आता है कि स्वास्थ्य संतुलन की आवश्यकता लक्ष्य के आधार पर ही आहार विहार योजनाओं का होना देखा गया है। संतुलित आहार विहार पद्धति इसी तथ्य पर आधारित रहता है। पृष्ठ संख्या 312। शरीर को स्वस्थ रखने की कल्पना, विचार, चित्रण और मूल्यांकन लक्ष्य बोध सहज विधि से ही सुनियोजित होना पाया गया है। चिन्हित रूप में शरीर की स्वस्थता जीवन जागृति की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन योग्य विधि से उपयोगी होना ही एकमात्र लक्ष्य होना देखा गया है। यही सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज, परिवार मानव और स्वायत्त मानव तथा मानवीयता को परंपरा के रूप में स्पष्ट करना, प्रमाणित करना होता है। यही मानव परंपरा के धारकता का भी तात्पर्य है। मानव परंपरा मानवीयता के प्रति जागृत रहना एक स्वाभाविक क्रिया है। यह मानवीयता पूर्ण शिक्षा संस्कार पूर्वक सर्वसुलभ हो चुकी है। अतएव परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के पांचों आयामों में भागीदारी को निर्वाह करना ही व्यवस्था सहज प्रमाण पूर्वक समग्र व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप और गति, यही मानव परंपरा का स्वस्थ गति और स्थिति होने के आधार पर स्वास्थ्य संयमता का योजनाकारी और मूल्यांकन सुस्पष्ट हो जाता है। उक्त विधि से परिवार मानव अर्थात समझदार व स्वायत्त मानव, व्यवस्था मानव और समाज मानव के रूप में प्रमाणित होना ही स्वास्थ्य संयम का लक्ष्य है। इसे विधिवत स्थिति गति में प्रमाणित करना ही स्वास्थ्य संयम का प्रमाण है। इसके योग्य आहार विहार स्वाभाविक रूप में संतुलित रूप में निर्वाह कर लेना ही यथा आवश्यकीय व्यायाम, खेल, नृत्य, गीत, संवाद, वाद्य कलाओं का उपयोग विहार का मतलब है। 313 पृष्ठ दूसरी लाइन। इसे स्वास्थ्य संयम अभ्यास भी कहा जा सकता है। इस अभ्यास में हर मानव भागीदार बना ही रहता है। इसमें पारंगत व्यक्ति गांव में, मोहल्ला में होना स्वाभाविक है। हर प्रौढ़ व्यक्ति इसमें पारंगत रहता ही है, क्योंकि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था क्रम में स्वास्थ्य संयम कार्यक्रम निरंतर गति के रूप में प्रवाहित रहता ही है। इसमें हर व्यक्ति में जागृति का होना दिखाई पड़ता है। इसी आधार पर आहार और विहार को व्यवस्था में भागीदारी योग्य, शरीर को संभालने योग्य विधि से संपन्न करना सहज रहता ही है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य संयम समिति में भागीदारी को निर्वाह करता हुआ हर व्यक्ति समिति के सम्मिलित सदस्य के रूप में मूल्यांकन को समारोह में व्यक्त करेंगे, जिस समारोह में पूरा ग्रामवासी, मोहल्ला वासियों का होना स्वाभाविक होता ही है। ऐसे अवसर पर संपूर्ण ग्राम और मोहल्ला वासियों मूल्यांकन करने के लिए दक्ष रहते ही हैं। किया गया मूल्यांकन सार्वभौम होने की स्थिति में सबका सम्मत होना स्वाभाविक है। कोई चिन्हित व्यतिरेक रहने की स्थिति में हर प्रौढ़ व्यक्ति विधिवत मूल्यांकन सहित सभा में अपने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा। इसी विधि से समारोह के बीच अनेकानेक स्थलियों में हर्षध्वनि, प्रसन्नता, गीत, गायन, वाद्यों से संभ्रमित होना स्वाभाविक है। संभ्रमित का तात्पर्य पूर्णता के अर्थ में भांति भांति विधि से समर्थन को प्रस्तुत करना ही है। इस प्रकार स्वास्थ्य संयम समिति का मूल्यांकन के साथ साथ आगामी दिनों के लिए आवश्यक योजनाओं को, कार्य योजनाओं को
उसमें और श्रेष्ठताओं को संयोजित करते हुए उत्सवित होना स्वाभाविक है। इस प्रकार संपूर्ण मूल्यांकन कार्यकलाप वर्तमान में विश्वास के आधार पर संपन्न होता ही रहता है। यही नित्य उत्सव का आधार है। श्रेष्ठता के अनंतर श्रेष्ठता सहज योजनाएं अग्रिम क्षणों, मुहूर्त, दिनों, महीनों और वर्षों में उत्सव का आधार बनता है। भूमि स्वर्गदाम यातु मनुष्यो यातु देवताम धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। चलिए, अपना ये वाङ्मय पूरा हुआ। जी भैया। अभी अगला पठन किसका करना है? तो दो प्रस्ताव आए हैं, एक संचेतनावादी मनोविज्ञान का और दूसरा जो है व्यवहार दर्शन का। तो बाकी सभी की राय क्या है, पूछ लीजिए। और दूसरा, ये आज जो पढ़ा है इसमें कुछ बिंदु हो चर्चा के। मानव व्यवहार दर्शन के बाद मानव संचेतनावादी पढ़ेंगे। ठीक है। पहले कौन सा पढ़ना है? व्यवहार दर्शन। व्यवहार दर्शन। व्यवहार दर्शन। संदीप भाई का व्यवहार दर्शन हो गया था, है? नहीं, ठीक है भैया, दोबारा पढ़ लेंगे दीदी के भैया के साथ, है ना? ठीक है। तीन लोगों का मत आ गया है ना? आपकी सहमति हो गई, 2 लोगों का मत आ गया। और किसी को? यज्ञेश भाई? हाँ भैया, व्यवहार दर्शन ठीक रहेगा। व्यवहार दर्शन ठीक रहेगा, चलिए जी जी। ठीक है। और रण सिंह भाई? तो हम लोग फिर मंडे से शुरू करेंगे इसको, है ना? जी भैया। सैटरडे को आप रखते हैं, सैटरडे संडे को, मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है भैया। जी भैया। और कोई मुद्दा हो तो बताइए, नहीं तो फिर अपन इजाजत लेते हैं। टाइम तो यही अनुकूल है ना सबके लिए? जी। जी हाँ, भैया। टाइम